नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। कंटेंट ही मैं ऐसा आपको कराऊंगा जहां से एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है, जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी इम्पोर्टेंट जानकारी को भी साथ साथ में बताऊंगा ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? 21 मार्च, 22 दिसंबर को, 21 जून और 23 सितंबर को, 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन भारत में विषुव होता है। विषुव का मतलब पूरे दुनिया में ही विषुव होता है, भारत में ही कह सकते हो या पूरे विश्व में भी आप कह सकते हो। दिन व रातें बराबर होती हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ये सही रहेगा। ठीक, तो 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है? दिन व रात बराबर होते हैं, रातें भी बराबर होती हैं, दिन भी बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त। कौन सी रेखा है सबसे लंबी? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्लोब के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बना लिया ग्लोब। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं। इनमें से सबसे लंबी रेखा कहाँ पर होगी? आप कहोगे विषुवत रेखा सबसे लंबी होगी, क्योंकि यह रेखा बीचों बीच में होती है, जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। सबसे छोटी कहाँ पर हो जाएगी? ध्रुवों पर सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो रेखा की लंबाई घटती जाएगी और बीच वाली रेखा की लंबाई सर्वाधिक होगी। भूमध्य रेखा के नाम से भी विषुवत रेखा को ही जाना जाता है, जिसका मान 0 अक्षांश होता है। कर्क रेखा का मान भी 23.5 डिग्री होता है, परंतु यह उत्तर में स्थित होती है। वहीं मकर रेखा का मान भी इतना ही होता है, लेकिन ये दक्षिण में स्थित होती है। और इन सभी अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ। पहला जवाब इस क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की किताब के बारे में आपको बताने वाला हूं। यह किताब पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि इस किताब में आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी के साथ 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 400+ एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, 10 चैप्टर्स का निचोड़ आपको यहां पर मिलने वाला है। इसके साथ पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा। और इसी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए 1000 से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। आइए इस किताब के बारे में आपको बताते हैं। पहली बात, आपको पीवाईक्यू सोल्व मिल जाएंगे, है ना। दूसरी बात, इस किताब में मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। तीसरी बात, इसमें कंप्लीट थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी दी गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सोल्व किए गए हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो आपने यहां पर देखा, और इनका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं थ्योरी की, थ्योरी आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार से रही। जैसे मैं यहां पर एक चैप्टर आपके सामने ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसकी तो कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी, और इसी चैप्टर से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी सीरियल से आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोग इस किताब को खरीद सकते हैं। यह किताब दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली किताब है, और इस किताब को तो आप खरीद ही लेना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग पीवाईक्यू की किताब ले लेना, और पीवाईक्यू वाली किताब में 2011 से 2026 के बीच में पूछे गए सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। किताबें दोनों ही माध्यम में मिल जाएंगी, हिंदी व इंग्लिश दोनों में। किताब आप लोगों को दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से खरीद लेनी है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग खरीद सकते हैं, है ना। 30 से 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और हमारा कोड यूज कर लेना करण5। करण5 कोड को यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। दिशा पब्लिकेशंस की साइट से आप लोग खरीद सकते हैं। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा राव फूले, BR अम्बेडकर, EB रामास्वामी, नारायण गुरु। नए मित्र को तो पता नहीं होगा, लेकिन पुराने मित्र सोच रहे होंगे कि
यही बार बार क्वेश्चन आप क्यों कराते हो ज्योतिबा फूले का, अंबेडकर का, रामास्वामी का, नारायण गुरु का? मैं क्या ही करूं, पेपर में ही बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको कराता हूं। गुलामगिरी किताब के लेखक मैंने कई बार बताया ज्योतिबा फूले हैं। और इनकी एक किताब और याद रखना साथ में, चाबुक, काश्तकार का चाबुक, काश्तकार चाबुक, काश्तकार, काश्तकार की चाबुक, काश्तकार की चाबुक किताब का नाम भी है गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब भी है और काश्तकार की चाबुक भी ज्योतिबा फूले की ही किताब है। और ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? अम्बेडकर साहब ने चलाया। ई.वी. रामास्वामी ने सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया? आत्म सम्मान आंदोलन चलाया ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने। नारायण गुरु ने कौन सा क्या किया? नारायण गुरु ने, इनका नारा है एक ईश्वर एक जाति एक धर्म, एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया? यह नारा दिया नारायण गुरु ने। पेपर में सब कुछ पूछा जा चुका है बहुत भयंकर रूप से, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की, जहां से हमेशा लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया गुलामगिरी किताब के बारे में। अन्य प्रकार से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पेपर में बन चुका है। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी किसने लिखी? ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन्होंने किताब लिखी है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बना, काश्तकार की चाबुक तो ज्योतिबा फूले की ही किताब है, ठीक है ना। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं और इनसे हर प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, कथन कारण वाले भी बने हैं, मिलान करने वाले भी बने हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा भी बना, गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों इन्होंने समर्पित की थी? ज्योतिराव फूले ने इन्होंने इसलिए समर्पित की क्योंकि इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। इसलिए गुलामगिरी किताब किसको समर्पित है? अमेरिका के लोगों को समर्पित है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इन पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं थ्योरी की, जहां से लगातार क्वेश्चन पेपर में बना है। कुछ बुनियादी बातें जान लो। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेता थे। 1827 में इनका जन्म हुआ था। ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया है। ये स्टेटमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में पूछा गया है। और उन्होंने कहा कि जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न बाला मानने लगे। फूले के अकॉर्डिंग ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, यह धरती देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की ही है धरती। इन्होंने ऐसा दावा किया। बाद में इन्होंने कहा कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ का जो भारत था ना, ये स्वर्ण युग था। योद्धा जो किसान थे, जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से भी बनता है मेरे मित्र, गुलामगिरी किताब तो इनकी है 1873 में गुलामगिरी नामक इन्होंने किताब लिखी। इससे 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिससे फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, ठीक है ना। तो समर्पित है भाई अंग्रेज किनको? अमेरिका के लोगों को समर्पित है। और यहीं से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो कथन वाला क्वेश्चन ऐसा है, फूले ने ईसाई मिशनरी वाले स्कूल में पढ़ाई की, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर इन्होंने खुलकर बोला, हमला किया। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि अमेरिका होना चाहिए। अफ्रीका के कारण ये कथन आपका गलत है। थोड़ी सी गलती पेपर में भारी पड़ती है। गुलामगिरी के कारण आप लोग ऐसा कर देते, हाँ सही हो गया, नहीं, यहाँ पर अफ्रीका लिखा है, अमेरिका लिखा होना चाहिए था, इसीलिए ABD करेक्ट होगा,
ठीक है ना। ये बातें हमने बताई, जुड़े हुए क्वेश्चन भी कराए। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उन लोगों से मैं कहूँगा, आप लोग अगर 60 नंबर की हकीकत में तैयारी करना चाहते हो, इस सीटेट एग्ज़ाम को फाड़ना चाहते हो, है ना, शानदार धुआंधार दमदार अंक प्राप्त करना चाहते हो, वो भी 60 में से आप लोग 55 प्लस या 50 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो एक बेहतरीन अंकों के साथ आप लोग इस पेपर को क्रैक कर डालोगे, मुझे यकीन है। क्योंकि ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स की बात करी जाए, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी 6 to 8 का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे मित्र। प्लस नोट्स के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑल ईयर्स 2011 से लेकर के 2026 तक का आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे मैं नोट्स की बात करूं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ठीक है ना। थ्योरी के बाद यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, न्यू अपडेटेड नोट्स हैं। इसीलिए आपको कोई भी किताब मार्केट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी मेहनत होनी थी वो मैंने इन पर कर दी। कंप्लीट एनसीईआरटी का मटेरियल प्लस आपको पीवाईक्यू नोट्स प्लस पीवाईक्यू दोनों मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेना कैसे, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करो या कॉल करो या मैसेज करो, डायरेक्ट मैं आपसे बात कर लूँगा। 9696400597 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स कोई फ्री में नहीं मिलेगा मेरे मित्र, 299 अभी ऑफर में प्राइस मैंने कर दिया है। 399 वाला नोट्स मात्र ओनली 299 में। तो दिए गए नंबर पर फटाक से कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स ले लो। और वहाँ पर आपके नारायण गुरु भी थे, है ना। अब इनसे देखना कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नारायण गुरु का एक तो ऐसे कथन वाला पूछा जाता है ना, और घासीदास से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखो गुरु, नारायण गुरु, ठीक है ना, बहुत से क्वेश्चन हैं, कथन कारण वाले भी हैं, हर प्रकार के हैं। तो अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पर। मैंने कंप्लीट हर जानकारी आपको बता दी और एक दो क्वेश्चन और भी आपको करा देता हूं जो अक्सर मिलान वाले आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर एक बार नज़र डाल के आप लोग देख लो, हाँ ये वाला, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला जी, तो ज्योतिराव फूले के बारे में हमने पूरा आपको बताया। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया, मंदिर प्रवेश अंबेडकर ने शुरू किया, स्वाभिमान वाला पेरियार ने शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और ऐसे लगातार मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे सत्यशोधक आपको बताया, सतनामी बताया, मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर हो जाएगा, स्वाभिमान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं मानता एग्जामिनर, बहुत बहुत आपको गहराई से वो पूछता है। तो पेरियार ने कौन सा चलाया भाई, स्वाभिमान या आत्मसम्मान। घासीदास ने कौन सा चलाया, सतनामी छत्तीसगढ़ में। हेनरी डिरोजियो ने यंग बंगाल, केशवचंद्र सेन ने ब्रह्म समाज। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में मैं आपको पूरा थ्योरी वाली वीडियो में बता दूंगा, तब तक आप लोग इन नोट्स को ले लेना। देखो यहाँ पर स्वाभिमान आंदोलन को भी समझाया गया है, यहाँ पर पेरियार को भी समझाया गया, ठीक। अब मैं आगे बात करता हूँ, तो नोट्स को अवश्य आप लोग ले लेना। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। लाल किला कायांतरित, ताजमहल अवसादी। लाल किला ताजमहल दोनों कायांतरित, लाल किला ताजमहल दोनों अवसादी। आपको एक छोटी सी बात तो पता ही होगी, क्या पता होगी कि जो ताजमहल है ना, ये काहे से बना है। ताजमहल बना है संगमरमर से। किससे बना है, संगमरमर से बना है ताजमहल। और संगमरमर किस किस शैल या चट्टान के अंतर्गत आता है। आप कहोगे कायांतरित में आता है, क्योंकि यह इसका रूप बदलता है, ठीक। ताजमहल आपका कायांतरित में आता है और कहीं पर भी इसके अलावा कायांतरित नहीं लिखा है, दोनों हैं ही नहीं बल्कि अलग अलग हैं। लाल किला जो है दिल्ली में, वो अवसादी से है। अवसादी का निर्माण जिसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक, अवसादों परतों से बनती है यह शैल। जबकि ताजमहल कायांतरित से है, जब अवसादी शैल में। और मैं आगे आपको डिस्कस करके अच्छे से बताऊंगा, एक क्वेश्चन है, ठीक। तब तक के लिए आपका उत्तर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। आगे, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा व्यापार संसार की विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। तो इरोड कपड़ा बाजार
यह तमिलनाडु में है। इरोड कपड़ा बाजार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जो कि औपनिवेशिक भारत के दौरान यह लगता था। ठीक, संसार की विशालतम कपड़ों के बाजार में से यह एक बाजार था, जो कि तमिलनाडु दक्षिण भारत में था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये केवल मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके आकार को भूआब कहते हैं। भूआब बोलते हैं पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को बोलते हैं भूआब। ये तो गलत है। इनके पास ऊष्मा प्रकाश होता है, ये इनके पास कुछ नहीं होता है। ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पहला सही है, बाकी गलत है। यहाँ पर केवल शब्द आया है, इसलिए यह गलत है। ठीक, केवल शब्द आया है, इसलिए आपका गलत है। और आपको पता होना चाहिए उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाता है। मैंने कई बार बताया है। फिर जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, उन परतों में एक परत का नाम है जिनमें उल्कापिंड आने पर जल जाता है। जल जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ किस परत में उल्कापिंड जलने लगता है। जलने लगता है किस परत में उल्कापिंड जल जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। सैयद आपके सबसे लास्ट में आए थे, इसलिए गलत है। सबसे पहले खलजी आए थे, है ना? खलजी, सैयद, तुगलक, तुर्की। सबसे पहले आपके खलजी आए थे, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आते रहे लोग, सैयद, तुगलक, तुर्की। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा, खलजी, सैयद, तुगलक, तुर्की। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान से संबंधित, मिलान करें। खोंड, ये हैं जनजातियों के नाम। क्या हैं? ये हैं जनजाति के नाम, और इस तरफ हैं उनके प्रदेश या क्षेत्र। तो खोंड जनजाति, निसी, बंजारा, गधी, यहाँ पर करना है आपको मिलान। खोंड जनजाति, बंजारा और गधी। गधी जनजाति कहाँ पर मिलती है मालूम? कुल्लू, कुल्लू मनाली वाले क्षेत्र में। डी का पहला हो जाएगा। बस मुझे मान लो डी का पहला ही पता है, डी का पहला है। डी का पहला किस में दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। तो सेकेंड जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ए का दूसरा, खोंड आपकी ओडिशा। ठीक, बी का थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। बंजारा महाराष्ट्र। ठीक, और गद्दी जनजाति कुल्लू से। समझे? यहाँ पर इस प्रकार से मिलान इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। यह वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन। उत्तर आपका हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है ना, ये खारे पानी में जीवित रह सकती है वनस्पति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में पाए जाते हैं। सुंदरी इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है मैंग्रोव वन की। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत कथन यहाँ पर बताना है। गलत 3 यहाँ पर आपके सही हैं, 1 गलत है, उसी को बताना है आपको। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। यहाँ मैग्री, हिमानी, गैंगरी या गैंगरी इस प्रकार से हिमानी पाई जाती हैं। ठीक, तो ये सही है आपका। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यह वर्षा बहुत ही कम होती है। सही है। लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तो गलत आपका कौन सा है? गलत आपका पहला है। क्यों? इसके दक्षिण में काराकोरम नहीं है, उत्तर में है। उत्तर में है काराकोरम। ठीक, और उत्तर में जास्कर नहीं है, दक्षिण में है जास्कर। यहाँ पर उत्तर की जगह दक्षिण होना चाहिए, यहाँ पर दक्षिण की जगह उत्तर होना चाहिए। तब ठीक था आपका यहाँ पर ये वाला कथन। इसलिए गलत है, दिशाओं के कारण गलत वाला ही बताना है। इसलिए पहला जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा।
लद्दाख को मैंने कई बार नहीं बताया है, एक दो बार बताया है, फिर आपको बता दूं ताकि लद्दाख से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। यहाँ पर लद्दाख को समझाने के लिए मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया। ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। कैसा है? ठंडा है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण में जास्कर है। यही विकल्प ऑप्शन में पूछा गया था, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं से पहला कथन डाल दिया गया। उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी तथा गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां गैंगरी हिमानी है। कैसी? गैंगरी हिमानी भी पाई जाती हैं। उसके बाद लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 300 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक भी पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं व तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराती है, यानी कि गर्मी, ये क्षेत्र बर्फीली, बर्फ वाली हवाएं चलती हैं। ठीक ठीक है ना? सब कुछ समझ गए ना लद्दाख के बारे में। अब लद्दाख का चित्र आप लोग देख लो। जैसे लद्दाख, ये रहा लद्दाख। ठीक, यहां पर क्या बता रहा था मैं आपको? इंडस नदी, सियोक, सिंधु, इस प्रकार से है आपका लद्दाख इलाका। लद्दाख रेगिस्तान की वनस्पति व प्राणी जात उच्च शुष्कता के कारण विरल वनस्पति पाई जाती है। जानवर चराने के लिए घास व झाड़ियां वहां पर हैं। और देखो, घाटी में सरपत, बिलो एवं पापलर के उपवन, गर्मी में सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़, पक्षी है रॉबिन पक्षी, रेड स्टार्ट पक्षी, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन हुप, कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। जानवर जैसे पाए जाते हैं जंगली जानवर, जंगली बकरियां हैं, जंगली भेड़, याक, याक से दूध से पनीर, मक्खन बनाया जाता है। भेड़ बकरी के बाल ऊनी वस्त्र बनाने में काम आते हैं। और देख लो, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। हिमभूमि, खापाचान। ठीक, एक और समझ लो, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। द्रास कहाँ पर है? लद्दाख में। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान आपको नहीं पता था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक, अब लद्दाख से जुड़े हुए क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ, ताकि कंसेप्ट जितना बताए वो क्लियर हो जाए। नए मित्र इन नोट्स को लेकर के फटाक से तैयारी करते रहो। अगर नए मित्र के पास नहीं है तो ले लो फटाक से। लद्दाख के बारे में, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। सही। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। सही। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च नहीं निम्न वर्षा होती है, इसलिए गलत है। उच्च नहीं निम्न होती है। यहाँ तेज बर्फीली हवाओं व तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराती है। सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। फिर देख लो, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान। सही। लद्दाख कम ऊंचाई पर। गलत, ये बहुत अधिक ऊंचाई पे है, इसलिए यहाँ का ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल पाई जाती है। ये बात आपकी सही हो जाएगी। बी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहती है। ठीक है ना? लगभग मैंने लद्दाख के बारे में आपको बताया। और एक और देख लो, यहाँ अधिकांश लोग मुसलमान व बौद्ध हैं। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ गोम्पा के साथ हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस थिकसे से लामा यूरू के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन आया है गोम्पा घास के मैदान, हिमनद देखना चाहते हो तो लद्दाख में यात्रा करोगे। पेडागोजी का क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, नए मित्र अभी तक सोच विचार में हो तो इस नंबर पे फटाक से कॉल कर लो और नोट्स को अपने पास में रख लो। 5 से 6 दिन के भीतर आप लोग कंप्लीट कर लोगे। 60 नंबर का मटेरियल है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? नहीं अर्थात गलत वाला बताना है। वनस्पति तेल उद्योग, जो कि आपके कृषि पर आधारित है। वनस्पति तेल उद्योग। ठीक। सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है। जैसे कपास खेत पर ही पैदा होता है और कपास से ही कपड़े, सूती वस्त्र बनते हैं। ठीक। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, क्या मछली का तेल कृषि पर होता है? नहीं।
मत्स्य तेल निर्माण उद्योग समुद्र आधारित है। कैसा? नमक भी समुद्र आधारित है। मछलियां समुद्र से पकड़ी जाती, उनका तेल निर्माण किया जाता है, वो समुद्र से किया जाता है। ठीक। और उसके बाद चर्म उद्योग, जो चमड़े का काम है, ये जानवरों से निकाला जाता है। ये भी जानवर आपके कृषि क्षेत्र से ही संबंधित हैं। तो नहीं वाला बताना कृषि आधारित कौन सा नहीं है। तो ये तो आपका समुद्र आधारित हो जाएगा थर्ड वाला, जो कि यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। ठीक। अगला सही मिलान करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से बनता है, लेकिन कंसेप्ट आपका यहीं पर क्लियर होने वाला है। ईदगाह, दरगाह, कुलदेसे, खानकाह। खानकाह किसको बोलते हैं? एक स्थल है सूफियों का बैठने का, प्रवचन आयोजन करने का, बातचीत करने का। ठीक। तो सूफी संतों के लिए विश्राम गृह भी बोल सकते हो आप लोग। तो डी का हो जाएगा सेकेंड। डी का सेकेंड किसमें है? ठीक। उसके बाद दरगाह। दरगाह एक प्रकार का है आपका संत का मकबरा। जब सूफी संत की मौत हो जाती है तो वहाँ पर मकबरा बना दिया जाता है, जिसको दरगाह बोलते हैं। बी का हो जाएगा चौथा। बी का हो जाएगा आपका चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा बी का। ठीक। यहाँ पर ये विकल्प सही है आपका। और देखो, ईदगाह बोलते हैं प्रार्थना स्थल को, खुला एक प्रार्थना। क्या हुआ? फोर्थ सही है यहाँ पर, ऐसे समझो आप लोग। ईदगाह है आपका प्रार्थना स्थल, नहीं क्या कर दिया मैंने, ईदगाह है आपका प्रार्थना स्थल। ठीक। एक का ये वाला हो गया। दरगाह है सूफी संत का मकबरा। जब मर जाता है सूफी संत तो कब्र बना दी जाती है उसकी, जिसको मकबरा बोलते हैं या दरगाह भी बोलते हैं। खानकाह क्या है? सूफी संत का विश्राम स्थल। ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उसको कुलदे शेख बोलते हैं, कुलदे शेख बोलते हैं। फोर्थ जवाब सही है। स्क्रीनशॉट मार लो इस क्वेश्चन का, बाद में इसको पढ़ लेना अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक। अगला, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किसके माध्यम से की? पैदल की, घोड़े की सवारी से की, ऊंट की सवारी से, या बैलगाड़ी से? यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, देखो रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है ना, हजारों साल पहले यहाँ पर लोगों ने यात्राएं की थी। पैदल भी की थी, घोड़े की सवार पर भी, ऊंट की सवारी पर भी, लेकिन बैलगाड़ी का नाम तो नहीं आया है। ये गलत है। डी। डी तो आपका कटेगा, ए बी सी यहाँ पर रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। और रेशम मार्ग पर लोग अपना अपना नियंत्रण भी स्थापित करना चाहते थे, जैसे कुषाण शासकों ने भी इस पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि यह मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरे देश चीन वगैरह में जाता था यह मार्ग, है ना। और बीच में रेशम मार्ग पड़ता था, यहीं पर व्यापारी गुजरते थे, तो लुटेरे लोग इनको लूट लिया करते थे। व्यापारियों को, लुटेरों से रक्षा करते थे कुषाण, और कुषाण इनके बदले में कुछ तो लेना ही इनको पड़ता था, कुछ सामान ले लिया करते थे व्यापारियों से। तो ये था रेशम मार्ग की कहानी। पैदल भी, घोड़े की सवारी पर भी, ऊंट की सवारी पर भी, लेकिन बैलगाड़ी पर नहीं हुआ करती थी। ठीक, समझे ना आप। अगला देख लो क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? विवृत खनन, प्रवेदन, आखनन, कूपकी खनन। जो बहुत अधिक गहराई पे होते हैं धरातल पर, उनको प्रवेदन खनन से किया जाता है, प्रवेदन विधि से निकाला जाता है बाहर। ठीक। अगला, तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की एक सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं। क्या होगा जवाब इस क्वेश्चन का? समुद्र पर तरंगे, मतलब कि तरंगे कब पैदा होती हैं? सिंपल सी बात है, वेव्स कब पैदा होती हैं? देखो, वेव्स तब पैदा होती हैं समुद्री सतह पर पवन बहती है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब समुद्र में तरंगें उठती हैं। समुद्री गुफाओं का भी निर्माण होता है, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिस कारण क्या होता है? ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे किस कारण आते हैं? दूसरे कथन के कारण आते हैं। ये दूसरा कथन ज्वार भाटों के बारे में है। ठीक। समुद्र की सतह पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ पर मछली सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। मत्स्य उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन बिंदु होता है।
जवाब आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किन को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक, अहमदाबाद गलत है, अहमदाबाद को नहीं जोड़ता है, पुणे को भी नहीं, अहमदाबाद को भी नहीं, पुणे को भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इन शहरों से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन ये था, आग्नेय शैल के बारे में कथन है आपके। आग्नेय शैल समझो, सबसे पहले हमारी भाषा में इसको समझ लो। आग्नेय शैल को प्राथमिक भी बोलते हैं, प्राथमिक शैल भी इसी को बोलते हैं। जब मैग्मा जो होता है ना ठंडा हो जाता है, मैग्मा या लावा ठंडा हो जाता है, ठोस बन जाता है, जिसको आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल बोलते हैं। और ये दो प्रकार का है, एक अंतर्भेदी है, अंतर्भेदी, और एक है बहिर्वेदी या बाहरभेदी। बहिर्वेदी या बाहरभेदी भी बोल सकते हैं। देखो बाहरभेदी क्या है, जब मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है, जमीन के ऊपर आ जाता है, उसको बाहरभेदी बोलते हैं। जैसे बेसाल्ट का पठार, बेसाल्ट चट्टानें ये बाहर हैं, ठीक है ना। और अंतर्भेदी, जब अंदर ही धरातल के नीचे ही मैग्मा ठंडा होकर जम जाए, उसको अंतर्भेदी या अंतर्भेदी के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका उदाहरण हो जाएगा। ग्रेनाइट अंतर्भेदी है, बाहरभेदी आपका क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आग्नेय के बारे में है। अवसादी शैल ताप दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, अवसादी शैल ताप दाब के कारण कायांतरित में बदलते हैं, ना कि आग्नेय में। आग्नेय की जगह कायांतरित होना चाहिए, तब ठीक हो जाता आपका, ठीक, इसलिए गलत। कथन भी, ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर, दोनों मतलब कि पृथ्वी की परपटी पर और परपटी के अंदर दोनों जगह मौजूद होती है। वही मैंने आपको बताया, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है, ये भी सही हो जाएगा। बी और सी सही है, ए गलत है। बी सी सही है, ए गलत है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने शैलों के बारे में आपको कई बार बताया है, कई बार आपको बताया है, ठीक। तो यहाँ पर जवाब आपका पहला वाला ही हो जाएगा। मैं बताऊंगा नहीं अब इनके बारे में, मैंने कई बार आपको बता दिया ना, इसलिए नहीं बताऊंगा। अगला देख लो, सामाजिक विज्ञान की कक्षा निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? समानता, गरिमा, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता नेगेटिव, गलत हो जाएगा। अनुशासन, एक रूपता, विविधता होती ही नहीं है, गलत है। आदर करना, एक रूपता, ये तो गलत है। आज्ञाकारिता भी गलत है। जवाब आपका होगा पहुंच, गरिमा, समानता, जो कि विविधता के पहलू पर बल देगा। जवाब आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? प्राथमिक क्षेत्र में, अब क्षेत्र को भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने यह नया क्वेश्चन होगा, ठीक। कई मित्रों को लग सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, उसको भी जरा समझाने का कष्ट करो, तो मैं कष्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक। राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है, कपड़े की फैक्ट्री। सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का काम करती है। हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। हामिद बागान में रबड़ का रोपण करती है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र को सबसे पहले समझो, तभी कर पाओगे। प्राथमिक क्षेत्र खनन से जुड़ा है, खनन से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, खनन से, कृषि से, और किससे? लकड़ी से, यानी कि लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, खनन करना, कृषि करना, पशुचारण, पशुचारण भी इसी में ही आता है, पशुचारण प्राथमिक में ही, ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? खनन है, कृषि है, लकड़ी है, वृक्ष उगाना है, कृषि करना, फल उत्पादन करना, पशुचारण करना, ये सारे क्षेत्र प्राथमिक में आते हैं। कहने का मतलब है ये डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी पक्ष काम नहीं करता, डायरेक्ट पर्यावरण से ये तथ्य आपके जुड़े हुए हैं। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कपड़ा का काम है, ये विनिर्माण का काम है, तो ये द्वितीयक में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। उर्वरक कंपनी में काम करती है, वो मैनेजर है, मैनेजर ये आपके चौथे पांचवें में आ जाता है, ये गलत हो जाएगा ना। इमारत का निर्माण द्वितीयक में आ जाएगा, निर्माण। हामिद बागान में रोपण करता है, खेती करता है, भैया क्या करता है? खेती। खेती या कृषि किस में आएगी? प्राथमिक में आएगी।
तो जवाब आपका फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। एक बार मेरे ख्याल से आपको चारों क्षेत्रों के बारे में बताना मेरा दायित्व बनता है ताकि कर सको आप लोग। आर्थिक क्रियाओं को समझाने के लिए मैंने नोट्स को ओपन कर लिया है। आर्थिक क्रियाएं एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक महत्वपूर्ण है, इनको समझो। प्राथमिक, इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके उदाहरण हैं। खेती करना, खनन करना, मछली उत्पादन करना है, और संग्रहण करना, जंगलों में लकड़ी काटना, इनका उदाहरण है। द्वितीयक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, पकाना, कपड़े बुनना, ये इसमें आता है द्वितीयक में। तृतीयक में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा प्रयोग होता है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये तीसरे हैं। ठीक, कृषि आपकी पहली आती है। ये मैंने तीनों आपको बता दिए यहीं पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार या चिंता का विषय है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ढुलाई क्षेत्र का बनना, कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, माल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी, कार्य की मौसम के अनुसार प्रकृति। तो गांव के क्षेत्र में आजीविका में एक चिंता का विषय है कि गांव में सिर्फ मौसम के अनुसार ही खेती होती है, मौसम के अनुसार ही आजीविका लोग चला पाते हैं। कार्य की मौसम के अनुसार, यानी कि कार्य की उपलब्धता मौसम के आधार पर ही है, मौसम की प्रकृति पर ही निर्भर है। यही चिंता का विषय है। ठीक, सरोकार या चिंता का विषय आप लोग बोल सकते हो। अगला, घेटुआइजेशन हाशिएकरण का परिणाम, रिक्त स्थान भरो। घेटुआइजेशन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों के कारण हो सकता है। तीनों आपके हो जाएंगे यहाँ पर। जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों। अगला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ, सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने की अनुमति है, सभी वयस्कों को अपने विचार प्रकट करने की सहज अनुमति, सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति, सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर क्या लिखा है? मताधिकार की बात की गई है, न कि गाड़ी चलाने की, विचार प्रकट करने की, सरकार बनाने की, मतदान करने की। ठीक, क्वेश्चन में ही कभी कभी छिपा रहता है आपका उत्तर, लेकिन कई मित्र गलत उत्तर ठोंक देते हैं पेपर में और अंक उनके कट जाते हैं सरल क्वेश्चन पर भी। ऐसी गलती मत करें आप लोग। ठीक, अगला, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? मसौदा, ड्राफ्टिंग। ठीक, मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, मीडिया चैनलों द्वारा उन कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारण करने के लिए प्राथमिकता देना जिनकी टारगेट रेटिंग पॉइंट टीआरपी अधिक है। लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है, बाजारीकरण के लिए नहीं। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न देख लो यहाँ पर, झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि मान लो कोई बबलू नाम का व्यक्ति है, बबलू मिस्त्री या राजगीर। ठीक, तो वो मिस्त्री है भाई, तो वो गया मुंबई में काम करने, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो किस अधिकार का उल्लंघन हुआ या उसको काम मिल रहा है, किस अधिकार के तहत काम मिल रहा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। काहे का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। कई बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, आप लोग नहीं कर पाते हो, गलत कर देते हो, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? राज्य का पक्ष, न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? सरकारी वकील प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।